Good morning, children. I hope you are enjoying the e-classes. Welcome to bio class. I am Shavi Saxena. Today we will continue the first chapter, life processes. I have already told you that in this chapter we will study the 4 life processes. First is nutrition, second is respiration, third is transportation, and fourth is excretion. We have already finished the first life process nutrition. Today we will start the second life process, respiration. What is respiration? जनरली आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है. इन अर्लियर क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. बट बेटा रेस्पिरेशन अब इतना ही नहीं है. अब रेस्पिरेशन को हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारा 2 प्रोसेस से कंप्लीट होता है. एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग क्या होता है, केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसे हम सांस लेना कहते हैं. इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. बस इतना प्रोसेस हमारा कहलाता है ब्रीदिंग. ठीक है. और जो नेक्स्ट प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर के हमारी ईच एंड एवरी सेल में पहुंचती है, तो जो वो सेल है वो उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती है और उसे यूटिलाइज करके वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है. ऑक्सीडेशन मीन्स वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे वो ग्लूकोज मिलके बना है. ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में किससे मिलके बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से. तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. ठीक है. तो ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. और इससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है हमें. वो एनर्जी हमें किसके फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में. एटीपी आर कॉल्ड द कॉइन ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो इससे हमें एटीपी मिलती है जो हमारी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है. तो देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या हुई. रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. तो रेस्पिरेशन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, जिसको मैंने वर्ड में बताया था ऑक्सीडेशन. ठीक है. ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कंबाइन होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है. और जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिलती है. ठीक है. अब देखिए ब्रीदिंग तो हो गया, ब्रीदिंग तो कॉमन ही होता है. ठीक है. अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है. 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमने रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक मीन्स इट कंटिन्यू इन द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी. और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ईस्ट में. ठीक है. और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लूकोज होता है, इसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाता, इसमें बनता है एल्कोहल. ठीक है. और क्योंकि सारे बॉन्ड नहीं टूटते हैं, इसलिए इससे एनर्जी भी हमें 2 ATP मिलती है, बहुत कम एनर्जी मिलती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में फुल्ली ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. और ये एनर्जी होती है 36 ATP. ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती रहती है लाइफ प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट इज, अब देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बताया था मैंने आपको कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. एनिमल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3 तरीके से होता है. ठीक है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आती है, पूछी भी जाती है. ठीक है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं. तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो 3 तरीके से होता है.
अब देखिए, जो ये ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें 6। तो ये ग्लूकोज जो है ये सेल में, आपने जैसे 9th में सेल पढ़ा था, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म में जा कर के ये क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन है और ये 6 मॉलिक्यूल वाला जो कार्बन है ये 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। ये 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन जो है ये 3 मॉलिक्यूल वाले में टूट जाता है। अब ये जो पाइरुवेट है, ठीक है, ये 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है इसका। अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब ये ईस्ट में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, ईस्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और एनर्जी कितनी बताई थी मैंने आपको, ओनली 280। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का, इसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या, कहाँ तक होता है ये प्रोसेस, केवल ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरुवेट जब बनता है तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर इट। अब क्या होता है, जब पाइरुवेट ईस्ट में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट का, तब इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ईस्ट में ये क्या कहलाता है प्रोसेस, पाइरुवेट से इथेनॉल बनने तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से ही एल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब अगर मसल सेल में होता है ह्यूमन बींग्स की, जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, डेली हम इतना नहीं दौड़ते, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, देन दिस पाइरुवेट ब्रेक डाउन इनटू द लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। अब उस ऑक्सीजन की कमी में जो हमारी मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जिससे पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और यहाँ पर भी हमें एनर्जी 2 ATP मिलती है, क्योंकि यहाँ भी ग्लूकोज का फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, अब थर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है 36 ATP। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ग्लूकोज जो है वो पहले साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म में जब ये जाता है तो साइटोप्लाज्म में ये पाइरुवेट में टूट जाता है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर इस पाइरुवेट का ब्रेक डाउन ईस्ट के अंदर हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये मसल सेल्स में हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है, तब भी 2 ATP मिलते हैं हमें। और अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के में ये चला जाता है पाइरुवेट, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पावर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे कि हमारे अंदर लंग्स होते हैं, नोज़ होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं इनकी प्लांट्स की, वो सारी सेल्स ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, और अपने पास की जो सेल होती हैं, जिन में स्टोमेटा होता है, या जैसे कि लीव्स, तो लीव्स तो ऑक्सीजन किससे इनटेक करती हैं, किससे इनहेल करती हैं, स्टोमेटा से करती हैं। तो स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो जहाँ पर स्टोमेटा से ऑक्सीजन ली तो उसने अपने आसपास की सेल्स को डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। डिफ्यूज़न क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है वो अपने से कम क्वांटिटी वाले को सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगी। ठीक है, अब क्या होता है, चलिए लीव्स में तो स्टोमेटा के थ्रू हो गया, अब स्टेम कैसे करेगा? स्टेम की सेल्स भी तो रेस्पिरेशन करती हैं। तो स्टेम में क्या होता है कि जो स्टेम की सेल्स होती हैं, उन स्टेम की सेल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनमें गोल गोल से राउंड बने होते हैं, सर्किल से बने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी बर्ड का नेस्ट हो। तो वो जो चीज़ होती है वहाँ पर सेल्स जो होती है लूज़ होती हैं, उन लूज सेल्स को हम लेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, उन लेंटिकल्स के थ्रू जो है वो एयर एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी जो है वो ऑक्सीजन अंदर आती है और अपने आसपास की सेल्स को वो डिफ्यूज़न के थ्रू सप्लाई करती रहती है। तो लीव्स स्टोमेटा के थ्रू करती हैं, स्टेम लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं, और जो रूट है वो रूट हेयर्स के थ्रू करती है। इस तरह से पूरे प्लांट में जो होता है वो रेस्पिरेशन होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर वही जो हमने पिछली वाले इक्वेशन में पढ़ा था, अभी पिछली इक्वेशन में जो हमने अभी पढ़ा था, इस इक्वेशन में ये लास्ट वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, यही सेम इक्वेशन प्लांट्स के अंदर भी होती है। प्लांट्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP एनर्जी बनती है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक हायर क्लास ऑर्गेनिज्म में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है सेल में। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट ऑफ